हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर उसी चैनल में जिसमें मिलता है आपको बीएससी से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस, थियरम, प्रूफ्स एंड सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, जिसे कर दिया गया फर्स्ट सेमेस्टर। उसके लिए पढ़ा जा रहा है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 जो है वो है वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में आज हमें पढ़ना है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब दो वेक्टरों को सम करने के लिए जो मेथड है, एनालिटिकल मेथड्स हैं। इससे पहले जियोमेट्रिकल मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें हमें दो मेथड्स पढ़ने हैं। एक तो ट्रायंगल के लिए पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है पैरेललोग्राम के लिए। तो दोनों को अगर लिखें तो पहली हेडिंग हम जो पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिख दें इसे कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक मेथड तो हो गया एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा हम लोग पढ़े पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दूसरी हेडिंग जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो फर्स्ट हेडिंग हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ में हम पढ़े कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से एडजेसेंट साइड से ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाए तो जो उसका थर्ड साइड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को, और रिजल्टेंट होगा जो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसके लिए बताया कि रिजल्टेंट कौन सा होगा, दो जो आपस में टकरा रही हैं, दो वेक्टर्स आपस में टकरा रहे हैं, जो आके लड़ रहे हैं, उन दोनों में से एक हमारा होगा आंसर रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट वो होगा, उसका सिलेक्शन हमें करना है जिसके पीछे कोई ना लगाओ। तो उसे देखते हैं। तो हमें सबसे पहले तो लिख लेना पड़ेगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, और उसके बाद करेंगे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे उसका, और पहुंचेंगे इसके रिजल्ट पे, फाइंड करेंगे रिजल्टेंट और फाइंड करेंगे रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो लिख ले, हेडिंग बना ले कि एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हो गया एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हेडिंग, और इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ भी लिख दे कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर। तो किसी भी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से किसी भी परिमाण और दिशा के दो वेक्टरों को लगा दिया गया, और देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड। तीसरी जो भुजा है उसकी वो परिमाण और दिशा में क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी परिणामी को, उसके रिजल्टेंट को, उसके परिणामी को रिप्रेजेंट करेगी, प्रस्तुत करेगी। और उसे लेना कैसे, उसे लेना है अपोजिट ऑर्डर में। इस पूरी बात को समझें कि इफ टू वेक्टर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट किए गए बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मान लिया गया एक तो वेक्टर ये हो गया, इसका नाम लिख लिया वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर ये हो गया वेक्टर बी। इन दोनों का वेक्टर एडिशन फाइंड करना है। अगर ट्रायंगल लॉ से फाइंड करें तो ट्रायंगल लॉ से फाइंड करने के लिए क्या करें कि इन दोनों को किसी भी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, दो संलग्न भुजाओं से निरूपित कर दिया जाए। तो जो
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ संलग्न भुजाओं से निरूपित कर दिया जाए। अब उसके बाद जो इसका तीसरा भुजा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को, परिणामी को, और रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, अब वो रहेगा अपोजिट ऑर्डर में। तो अब उसके बाद तो बनाएं अगर इसे तो बना सकते हैं इस प्रकार से, ये हो गया ए, वेक्टर ए, और इसी के साथ दूसरा हमें बना लेना, ये हो गया वेक्टर बी। तो संलग्न भुजाओं से निरूपित कर दिया गया वेक्टर ए, और ये हो गया वेक्टर बी। अब कहा गया कि जो इसकी तीसरी भुजा होगी, थर्ड आर्म होगी, थर्ड साइड होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को। तो ये जो तीसरी भुजा है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। अब ऑर्डर की बात करें तो ये अगर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसे इधर आना चाहिए, लेकिन ये इधर नहीं आएगा, ये अपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा। किस ऑर्डर में? अपोजिट ऑर्डर में। अब उसके बाद अपोजिट ऑर्डर में ले लिया गया, तो दो वेक्टर ए हो गए, बी हो गए, अब इनका रिजल्टेंट ये थर्ड हो गया। अब रिजल्टेंट आप पहचानेंगे कैसे? अगर कहीं पे भी बना हुआ है, केवल वेक्टर्स बने हुए हैं, तो रिजल्टेंट पहचानने के लिए देखते हैं ये कहाँ जाके लड़ रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। तो यहाँ आके ये ठाई से लड़ गया दोनों, और जो दो आपस में टकरा रहे हैं, जो दो आपस में टकरा रहे हैं, उन टकराव वालों में से ही कोई ना कोई हमारा एक रिजल्टेंट है। तो ये टकरा रहा है और दूसरा ये टकरा रहा है, ये दोनों अगर आपस में टकरा रहे हैं तो इसमें जो अब देखेंगे कि इसमें कौन सा रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट चेक करने के लिए देखेंगे कि हमें उसका चुनाव करना है जिसके पीछे कोई नहीं लगा हो। तो अगर इसे देखें तो इसके पीछे कोई नहीं लगा है, लेकिन अगर बी वेक्टर को देखें तो इसके पीछे ये वेक्टर लगा हुआ है, तो हमें उसका चुनाव करना है जिसके पीछे कोई न लगा हो। तो ये वेक्टर रिजल्टेंट इसका आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। अब क्या होगा, इसका हम लोग करते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। इसे फिर से बनाते हैं यहाँ, और बनाने के साथ इसके बारे में करते हैं पूरी बातें। तो मान लिया गया दो वेक्टर्स हो गए, वेक्टर ए, ये तो वेक्टर है नहीं अभी, ये हो गया वेक्टर ए, और दूसरा हो गया वेक्टर बी। दोनों को किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिया गया, प्रदर्शित कर दिया गया, दर्शा दिया गया। अब उसके बाद फाइंड करना है इनका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट के लिए हमें करना है एनालिटिकल ट्रीटमेंट। तो अगर इस डायग्राम को फिर से बनाएं तो फिर से यहाँ ऊपर बना ले रहे हैं। ये बना लिया गया वेक्टर ए, और दूसरा इसी के साथ बना लिया गया ये वेक्टर बी, और इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा वेक्टर सी। अब एरो से रिप्रेजेंट करें, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर सी, या इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को कहेंगे आर। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, अगर आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है, आगे की ओर ये बढ़ा दिया गया इस प्रकार से, और इस पर ड्रॉ किया गया इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से ड्रॉ कर लिया गया परपेंडिकुलर। इतनी बात हो गई। अब उसके बाद इसके लिए चाहें तो इसके लिए नोटेशंस लिख सकते हैं, इनके नाम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ए, बी और आर तो हम लोग ले चुके हैं, तो ये नाम नहीं लिखेंगे। पी क्यू भी लिया जाता है, वेक्टर्स पी क्यू भी लिए जाते हैं, तो इसलिए ये नाम भी नहीं लिख लेंगे। तो हम लोग नाम लिखते हैं इनका डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ से डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी नाम लिखा जा सकता है। तो डब्ल्यू एक्स वाई, इधर वाई लिख ले रहे हैं, ये हो गया वाई और जेड, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, नाम में का रखा है। तो ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया वेक्टर ए, और ये हो गया वेक्टर बी। वेक्टर बी थोड़ा दूर पहुंच गया, इसे कर लेते हैं वेक्टर बी। अब अगर देखा जाए तो वेक्टर ए के साथ ये वेक्टर बी, यहां से मान लिया गया जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है एंगल थीटा, एंगल थीटा। अब थीटा एंगल जब बना रहा है तो इधर की ओर वेक्टर बी है, और ये हो गया इसका आधार, और ये इधर की ओर जा रहा है। अगर इसे फिर से बाहर ड्रॉ करें तो हम क्या देखते हैं, कि इस प्रकार से ये बना हुआ है।
ये हो गया एंगल थीटा और ये हो गया वेक्टर बी, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी जब ये बन गया तो इसका एक हेडिंग आप पढ़े सदिशों का वियोजन, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का वियोजन मतलब किसी भी चीज को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब ये चीज आई कैसे, जैसे हम समझते हैं एक छोटे से खिलौने से, छोटा बच्चा कोई 5-6 साल का इस कार को चला रहा है, बैठकर नहीं चलाएगा तो किस मेथड से चलाएगा अभी बता रहा। ये हो गई उसकी कार, छोटे बच्चे की ये हो गई कार, और इसमें बना हुआ है कोई एक धागा। तो धागा बैठ के तो वो चलाएगा नहीं, उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। अब जमीन पे लेट के उसे खींचे धागे से तब तो ठीक है, ये कार आगे की ओर चल रही। लेकिन वो क्या होगा, वो खड़ा होके चलाएगा। जब तो खड़ा होके चलाएगा तो धागा कुछ ना कुछ इस प्रकार से होगा। व्यक्ति वहां से चला रहा है तो धागा ये इस प्रकार से होगा। तो धागा अगर इस प्रकार से होगा तो कार आगे की ओर भी चल रही है। और कभी कभी ये इसका ऊपरी हिस्सा या आगे का पहिया ही उठ जाता है, क्योंकि इस पे दो बल वर्क कर रहा है। एक तो सामने की ओर वर्क कर रहा है और दूसरा इस पर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्क कर रहा है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, क्षैतिज दिशा में। तो इस पर दो बल काम करने लगे। तो ये धागे से पकड़ के खींचा तो जा रहा है, लेकिन खींचने की वजह से इस पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो इधर और दूसरा इधर। मतलब इस बल का दो रूपों में हो गया वियोजन। एक आगे की ओर चलाने का काम कर रहा है और एक इसका पहिया जो है वो ऊपर उठा दे रहा है, आगे वाला हिस्सा ऊपर उठा दे रहा है। इसी प्रकार इस सदिश का भी वियोजन करें तो एक तो इधर हो जाएगा और दूसरा इसका वियोजन इस साइड में हो जाएगा, दूसरा इसका वियोजन इस साइड में हो जाएगा। अब इन दोनों की अगर वैल्यू फाइंड करना हो, इसकी वैल्यू फाइंड करना हो और इसकी वैल्यू फाइंड करना हो, तो फाइंड करने के लिए इस पे अप्लाई करें अगर, तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं एंगल के लिए। अगर इसमें लिखा जाए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा मतलब ये हो गया मान लंब का, लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर को लिख दिए पी से, आधार को लिख दिए बेस, आधार मतलब अंग्रेजी में होता है बेस, ये हो गया बी, और हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण, तो ये लिख दिया गया एच। ठीक, अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब पी बाई एच। क्या वैल्यू हो जाएगी, पी बाई एच। एच यहाँ पे हाइपोटेनस है, एच यहाँ पर विकर्ण है। इस अगर त्रिभुज की बात करें तो इसमें साइन थीटा लगा दिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान हो गया पी बटे कर्ण का मान हो गया एच। तो अब इन सब का मान रखें अगर, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब, लंब मतलब पी, अब बटे एच, एच मतलब हाइपोटेनस अर्थात कर्ण, कर्ण का मान हाइपोटेनस का मान है वेक्टर बी, और इसका मान है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी लिख लिए। अब अगर तिर्यक गुणा कर दें तो पी का मान यहाँ से मिल जाएगा, पी बराबर हो जाएगा वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। इसी में अगर कॉस थीटा अप्लाई कर दें तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर याद नहीं हो तो लिख सकते हैं, क्या लिखें, आधार बटे कर्ण। आधार मतलब बेस, अब बेस की वैल्यू रख लिया गया बी, अब बटे कर्ण मतलब एच, एच कर्ण का मान दिया गया वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी एच की जगह एच लिखें या फिर अगले लाइन में बी लिखें तो यही लिख दे रहे हैं। इसका मान हो गया वेक्टर बी, बेस है ये, ऊपर वाला बी बेस है। तिर्यक गुणा करें तो बी का मान जो है, या आधार को यही अंग्रेजी में बेस लिख दें, कंफ्यूज ना हो इसके लिए क्या करें, इसे लिख दिया गया बेस, आधार। तो वेक्टर बी, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो गया बेस अपॉन वेक्टर बी। तो बेस की वैल्यू अगर फाइंड करें यहाँ से आधार की वैल्यू, तो बी का इसमें हो जाएगा गुणा, ये हो गया वेक्टर बी cos थीटा, ये हो गया वेक्टर बी cos थीटा। तो बेस की वैल्यू मिल गई और इससे जुड़े लंब की वैल्यू मिल गई। अब देखें अगर, तो यहाँ से बेस की जो वैल्यू होगी उसकी जगह हमें क्या लिखना है, जो बी बेस की वैल्यू है वो है बी cos थीटा। तो जब सदिशों का किसी भी सदिश का इस प्रकार से वियोजन किया जाएगा, ये कोई सदिश है तो इसका जो इधर वाला पार्ट रहेगा, नीचे वाला जो ये पार्ट है उसे कहेंगे, जो भी, अगर ये ए वेक्टर है तो ए cos थीटा, अगर ये बी वेक्टर है तो ये हो जाएगा बी cos थीटा।
अगर इसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की ओर बात करें तो ये क्या वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है लंब की, पी की वैल्यू आई है, पी की वैल्यू कितना आई है, बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा इसका मान है, तो बी साइन थीटा इसी के बराबर है, तो इसका भी मान वही होगा। तो इसे लिखेंगे वेक्टर बी साइन थीटा, वेक्टर बी साइन थीटा। अब यही प्रोसेस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सदिशों का वियोजन उसमें लगाते हैं। तो अगर इसमें लगाएं तो वेक्टर बी का करें वियोजन, रिजोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा वियोजन, यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो वेक्टर मिला वाई जेड की जगह इसका स्थान बदल दें, इसे y यहाँ लिख दिया गया और z यहाँ। इसकी जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली हमें, वो मिली वेक्टर b कॉस थीटा। तो आधार की दिशा में हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, कॉस थीटा ही लिखेंगे। और दूसरी चीज, अब इसके लिए इसका जो दूसरा वियोजन इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत है, उसकी वैल्यू है बी साइन थीटा। देखेगा तो यहाँ जो परपेंडिकुलर आया उसकी कितनी वैल्यू है, बी साइन थीटा, यहाँ रिप्रेजेंट भी किए। तो इसका जो परपेंडिकुलर यहाँ बनाए या इसे यहाँ बनाए, इसकी वैल्यू हो जाएगी ऊपर की ओर बी वेक्टर बी साइन थीटा, वेक्टर बी साइन थीटा। अब सब वैल्यूज वहां से मिल गई, इसे रफ कर दे रहे हैं। और बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अगर इसे देखा जाए इस ट्रायंगल को, तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। किसी भी समकोण त्रिभुज में लगा सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, WXZ। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल WXZ बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है कर्ण का वर्ग मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग, आधार मतलब बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस मतलब विकर्ण, इसका कर्ण, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान तो हम लोग मान लिए r। तो ये हो गया। इसे ये भी लिख सकते हैं कि W से लेके x तक ये कर्ण है, तो WX से रिप्रेजेंट करें। तो हमें कर्ण की डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, तो हम रख दी यहाँ वेक्टर r। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ये हो गया यहाँ से वेक्टर r का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस के स्क्वायर की अगर बात करें तो बेस के स्क्वायर की अगर बात करें तो बेस हमें इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यहाँ से यहाँ तक है, मतलब बेस की वैल्यू है WZ। अगर यहाँ लिखें तो बेस इज इक्वल टू है WZ की वैल्यू, बेस की वैल्यू है। और WZ की वैल्यू कितना है, WY प्लस YZ। WZ की वैल्यू है WY प्लस YZ। और WY की वैल्यू कितना है, WY की वैल्यू तो है वेक्टर A, ये यहाँ से यहाँ तक कौन है, ये है वेक्टर A। अब प्लस YZ की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये है B cos थीटा, वेक्टर B cos थीटा। तो बेस की जगह अब हम क्या रख दें, बेस की जगह रख दें वेक्टर A प्लस वेक्टर B cos थीटा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू देखें, यहाँ से लंब की वैल्यू अगर देखें तो इसकी वैल्यू है B साइन थीटा। तो ये हो जाएगा वेक्टर B साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ भी हो गया स्क्वायर। अब इस इक्वेशन, इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर की तर्ज पे खुल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखेगा। तो यहाँ से तो लिख लिया गया वेक्टर r का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से a स्क्वायर तो वेक्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब वेक्टर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 वेक्टर a वेक्टर b कॉस थीटा, ये हो गया 2ab प्लस, अब इस ब्रैकेट का स्क्वायर करें, ये हो गया वेक्टर b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
अब अगर देखा जाए तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हो गया वेक्टर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर ए स्क्वायर प्लस यहाँ से वेक्टर बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया गया दोनों में से, यहाँ से बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी बुला लिया पास में तो बी स्क्वायर कॉमन, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो गया 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अब उसके बाद वेक्टर आर स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो यह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या कह लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 की वैल्यू का मल्टीप्लाई होने से ये ज्यों का त्यों रह गया, प्लस ये हो गया 2ab कॉस थीटा प्लस इसमें आ गया 2ab कॉस थीटा, ये वेक्टर के साथ हैं। और अगर रिजल्टेंट की फाइनल वैल्यू लिखनी हो तो लिख सकते हैं अंडर रूट, क्योंकि आर स्क्वायर था, आर की वैल्यू चाहिए तो ये सब अंडर रूट में, ये हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। ये हो गया रिजल्टेंट के लिए फाइनल एक्सप्रेशन। अगर एंगल फाइंड करना हो, अगर यहाँ से एंगल फाइंड करना हो, यहाँ मान लिया गया बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, जो ये रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से वेक्टर ए के साथ बीटा एंगल अगर फॉर्म कर रहा है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं टैन बीटा, अप्लाई कर सकते हैं एंगल के लिए, या फिर कहें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन फाइंड करें, डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं टैन और बीटा। टैन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू कितना, लंब की वैल्यू xz बटे आधार की वैल्यू wz इज इक्वल टू क्या हो गया, टैन बीटा इज इक्वल टू, अब लिखा जा सकता है xz मतलब लंब की वैल्यू कितना b साइन थीटा, लिख लिया यहाँ वेक्टर b साइन थीटा अपॉन आधार यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू a और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू b कॉस थीटा, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल चाहिए तो दोनों को जोड़ दें, यह वेक्टर a प्लस वेक्टर b कॉस थीटा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b कॉस थीटा। तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई, एक तो मिल गया इसके लिए डायरेक्शन और दूसरा मिल गया इसके लिए रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मिल गया और हमें इसके लिए डायरेक्शन मिल गया। अब इनके केसेस की बात करें, मान लिया गया केस 1 की बात कर रहे हैं, केस 1 मान लिया गया कि थीटा की जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू का 0 डिग्री का होने का मतलब ए इधर की ओर एंगल हो गया 0, तो बी भी इधर की ओर काम कर रहा है, तो वेक्टर ए भी इधर की ओर, इसी के साथ वेक्टर बी भी इधर की ओर ही वर्क कर रहा है, तो दोनों को जोड़ना है साफ साफ। जैसे ये 3 न्यूटन हो गया और ये 4 न्यूटन हो गया, दोनों को जोड़ दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये मान लिया गया 8 न्यूटन हो गया, ये 4 न्यूटन, तो दोनों का रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो 12 न्यूटन 12 न्यूटन हो जाएगा। इसे अब देखते हैं यहाँ से कैसे होता है। तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू होता है अंडर रूट वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। अब हमें थीटा की जो वैल्यू है वो, ये तो एक्सप्रेशन यही फाइंड किया। अब अगर थीटा की वैल्यू हमें 0 डिग्री रखना है तो 0 डिग्री रखना है, तब क्या होगा 0 डिग्री रख दिए। और cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान 1 होता है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का इसमें हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया अंडर रूट, इस फॉर्मूले को देखें तो ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, लिख लें अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ये अंडर रूट, दोनों आपस में कैंसिल, क्या हुआ वेक्टर आर इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अर्थात दो वेक्टर्स जब 0 डिग्री पे वर्क कर रहे हो तो दोनों को खाली जोड़ देना है, वही होगा हमारा रिजल्टेंट। अब अगर इसके रिजल्टेंट के एंगल की बात करें टैन बीटा के लिए, तो यहाँ टैन बीटा भी फाइंड कर सकते हैं, बस उसमें भी थीटा की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो टैन बीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है टैन बीटा इज इक्वल टू वेक्टर बी
साइन 0 अपॉन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस 0। तो साइन 0 जब ऊपर का टर्म ही 0 हो गया, तो जब ऊपर का टर्म ही 0 हो गया तो नीचे वाला टर्म कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो tan बीटा इज इक्वल टू 0, इसके लिए डायरेक्शन की वैल्यू 0। जब रिजल्टेंट भी उसी पर काम कर रहा है तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं हुआ, इसकी वैल्यू आ गई 0। अब उसके बाद नेक्स्ट इसके लिए जो एंगल बीटा इज इक्वल टू हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा tan 1 से, तो tan बीटा की वैल्यू आ गई 0। अब हम बात करें अगर केस 2 की, तो केस 2 में रिजल्टेंट क्या होगा। केस 2 में अगर थीटा की वैल्यू हम प्लेस कर दें 180 डिग्री, 180 डिग्री मान लिया गया, जो वेक्टर ए है वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और दूसरा वेक्टर इस पर न लगा के इसे 180 डिग्री पे लगाया गया, ऐसे इधर की ओर। तो 180 डिग्री पे लगाएं तो बी की वैल्यू इधर हो गई। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर इधर 5 न्यूटन वर्क कर रहा हो, इधर 3 न्यूटन वर्क कर रहा हो, तो रिजल्टेंट 2 न्यूटन आएगा इस डायरेक्शन में। वही देखते हैं इस एक्सप्रेशन से क्या होता है। तो यही फॉर्मूला है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू अगर रखें तो क्या हो जाएगा, कॉस की जगह रखेंगे कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। अब -1 का इसमें गुणा हुआ तो -1 का गुणा होगा तो यहाँ पे आ गया ये केस 2 हो गया, तो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया माइनस। अब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्मूला देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रिजल्टेंट की आ गई a माइनस बी। एंगल की बात करें तो यहाँ रखा जाएगा 180 और ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस 180। तो साइन 180 मतलब साइन 90 प्लस 90 कॉस 90 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट थर्ड केस की बात करते हैं, केस 3 में मान लिया गया दोनों वेक्टर्स को 90 डिग्री पर लगाया गया। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो वेक्टर ए तो ऐसे ही वर्क कर रहा है, वेक्टर बी जो है वो 90 डिग्री पर वर्क कर रहा है। इस दशा में जो रिजल्टेंट आएगा इधर कुछ न कुछ कार्य कर रहा होगा। अब उसके लिए हम यहाँ से फाइंड करेंगे एंगल और फाइंड करेंगे इसके लिए रिजल्टेंट। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखी जाए तो फॉर्मूला फिर हमारे पास यही है, वेक्टर आर इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। तो अब cos 90 रख दिया गया। रखने के बाद अगर इसे सॉल्व करें तो देखें क्या देखते हैं। तो ये हो गया वेक्टर r इज इक्वल टू cos 90 की वैल्यू होती है 0 और cos 90 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो गया। बचा क्या, √ वेक्टर a स्क्वायर प्लस वेक्टर b स्क्वायर। ये है फाइनल एक्सप्रेशन और ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे रिजल्टेंट अगर 90 डिग्री पे रहेंगे तब। डायरेक्शन की बात करें तो ये हो गया साइन 90 अपॉन कॉस 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो हाइट टर्म हो गया 0। बचा क्या, tan बीटा इज इक्वल टू हो गया वेक्टर b और साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन वेक्टर a। ये हो गया tan बीटा। बीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है tan इनवर्स, बीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है tan इनवर्स वेक्टर b बाई वेक्टर a। तो ये यहाँ से हो गया सब कंडीशंस में डायरेक्शंस और रिजल्टेंट किसके लिए। ये था एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जिसका नाम रहेगा एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।